हेलो दोस्तों, ये हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2 जो कि हमारा है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर द CRDDS। कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किसी भी ड्रग कैंडिडेट को बनाने के लिए उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं CRDDS कम बनाने के लिए, फॉर्मुलेशन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 फॉर कंट्रोल। पहला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर CRDDS। मीन्स कोई भी ड्रग को हम क्यों सिलेक्ट करेंगे भाई, कोई हर एक ड्रग का तो हम CRDDS तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी क्या खास बात, ऐसी कौन से पैरामीटर एक ड्रग में होने चाहिए जिससे कि हम उसका CRDDS फॉर्मुलेशन बना सकें, ठीक है। तो उन्हीं पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उनमें से कुछ पैरामीटर्स ये होते हैं कि उनकी हाफ लाइफ कैसी है, डिजायरेबल हाफ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, उनका हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स होना चाहिए, मतलब कि वो भाई ज़्यादा टाइम तक या फिर ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए हो, थेराप्यूटिक एक्शन दिखाएं, ठीक है। ऐसी ड्रग होनी चाहिए। और ऐसी ड्रग होनी चाहिए जिनका डोज हमारा बहुत स्मॉल हो। भाई स्मॉल ड्रग में हमको थेराप्यूटिक एक्शन दिखाएं, ऐसी ड्रग हमको होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन और सॉलिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक उनकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो, सॉलिबिलिटी हो जाए, सॉलिबल हो जाए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो भी उनका अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट पास क्लियरेंस जो है वो भी स्लो उनका होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ ड्रग कैंडिडेट हों जिनका हम CRDDS में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हम कोई भी ड्रग को जो सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, तो उनमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं कि उन पैरामीटर्स पे ड्रग कैंडिडेट हमारी खरी उतरेगी या फिर नहीं उतरेगी, ठीक है। तो इसी ऐसे ही इसमें हमारे दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। पहला हमारा है फिजियोकेमिकल पैरामीटर फॉर ड्रग सिलेक्शन। मीन्स फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल ना, फिजियोकेमिकल। तो बस फिजिकल अपीयरेंस उनका कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी कैसी हैं, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी कैसी हैं, ऐसे पैरामीटर्स जो कि इन पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। एंड सेकंड हमारा आता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, मतलब कि उनका मूवमेंट कैसा है, बॉडी के अंदर हो जाके ड्रग कैसे क्या हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, ठीक है। इनके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड पैरामीटर जो हमारा है उस पर देखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल में हमारा सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट अगर जो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ड्रग हम CRDDS में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और वो कितना ज्यादा होगा उसके लिए क्या इसमें दिया हुआ है कि 600 डाल्टन से कम होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर वेट। ऐसी ड्रग्स को ही हम CRDDS में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारा है एक्वस सॉलिबिलिटी। एक्वस सॉलिबिलिटी में क्या है कि पोलर सब्सटेंस में वो सॉल्युबल हो जाए, मतलब एक्वस मतलब कि वाटर में वो सॉल्युबल हो, ठीक है। तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0.1 mg पर ml, मतलब कि 0.1 मिलीग्राम पर ml में सॉलिबिलिटी है अगर जो उनकी, ठीक है। वो भी किसके लिए, pH 1 से 7.8 के लिए, मतलब कि इतने pH के अंदर अगर जो उनकी इतनी 0.1 mg पर ml सॉलिबिलिटी है, एक्वस सॉलिबिलिटी है, तो वो ड्रग कैंडिडेट हमारी सही होगी, ठीक। दूसरा हमारा है पार्टीशन कॉफिशिएंट। तो ये कितना होना चाहिए, ये 1 से 2 होना चाहिए पार्टीशन कॉफिशिएंट। फिर हमारा है डिसोल्यूशन कॉफिशिएंट। क्या होता है, तो डिसोल्यूशन कॉफिशिएंट डिपेंड करता है एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। से हमारा एसिडिक ड्रग जो है उसका pKa वैल्यू जो होती है वो मोर देन 2.5 से होनी चाहिए, और जो बेसिक ड्रग है उसका pK वैल्यू जो है लेस देन 11 होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा लास्ट में आता है एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो उसका एब्जॉर्प्शन किस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म तो दो तीन टाइप का होता है ना, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, फैसिलिटेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा पैसिव होना चाहिए, मतलब कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। से एक्टिव में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी ड्रग अगर जो है तो जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे दूसरे पैरामीटर आते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स फॉर ड्रग सिलेक्शन, मतलब कि वो किस टाइप से मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं। इसमें पहला हमारा होता है इलिमिनेशन हाफ लाइफ। मीन्स क्या है कि जो ड्रग हम कैंडिडेट को, जो ड्रग हमारा थेरेप्यूटिक सब्सटेंस उसको खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी से कितने टाइम में वो इलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी टाइमिंग होती है, उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो हमारी होती है 2 से 6 घंटे के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसी ड्रग जो है यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी हमको पता ही है क्या होती है,
कि द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि किसी भी ड्रग का इतना परसेंटेज जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। भाई हमने कोई ड्रग खाई, ठीक है, अब वो ड्रग जाएगी, पहले तो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर वो डिजॉल्व होगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी। तो इन सब प्रोसेस में कुछ कैंडिडेट जो ड्रग होती है वो कुछ वहीं पे रह जाती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में कुछ रह जाती है, उसके बाद वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में कितनी ड्रग पहुंच रही है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि मोर देन 75% ड्रग जो है वो हमारी सर्कुलेशन में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट हमारा हमेशा हाई होना चाहिए, मतलब कि जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग हमारी होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म रेट नॉट टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए मेटाबॉलिज्म, मतलब कि मेटाबॉलिज्म मीडियम होना चाहिए, ठीक है। टोटल क्लियरेंस शुड नॉट डिपेंड ऑन डोज, अगर जो हमारा टोटल क्लियरेंस होता है वो डोज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो है सीआरडीटीएस में बहुत सारी डोज लेते हैं और वो धीरे धीरे करके लंबे समय के लिए एक्शन दिखाता रहता है, इसीलिए कहते हैं इसमें डोज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डोज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम फार्मूलेशन बनाने के लिए उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी ड्रग फार्मूलेशन को बनाने के लिए, जो कि हमारा सीआरडीटीएस में बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, मतलब कि फिजिकल और केमिकल जो हमारे होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। एंड सेकंड हमारा आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। और इसमें ये क्यों दो टाइप के होते हैं ये आप देख लीजिए। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फिजियोकेमिकल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ड्रग को अफेक्ट कर रहे हैं बाहर से ही, ठीक है, कि अगर जो ठंडा है, मौसम कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, ये सारे हो गए फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि ड्रग जो है हम खा चुके हैं, बायोलॉजिकल हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है इसके अंदर जा चुकी, तब उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के लिए हमको बनाने के लिए जो है उसको देखने पड़ेंगे फैक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर हमारा आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी। हमको पता है कि एक्वस सॉल्युबल ड्रग जो ड्रग हमारी होती है वो हमारी एक्वस सॉल्युबल भी होनी चाहिए और लिपिड सॉल्युबल भी होनी चाहिए, तभी जो है हमारी ड्रग को एक अच्छी ड्रग मानी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर वीक एसिडिक और वीक बेसिक इन नेचर। भाई हमको पता है बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो या तो उनका नेचर में वीक एसिडिक होंगी या तो वीक बेसिक होगी, ठीक है। देयर एक्वस सॉल्युबिलिटी इज लो फॉर CRDDS। भाई उनकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं और हमको चाहिए कैसी होती है, हमको होती है हाई सॉल्युबिलिटी रिक्वायर होती है, ठीक है, मतलब कि हमको हाई सॉल्युबिलिटी रिक्वायर होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं वीक एसिडिक और वीक बेसिक से सॉल्ट फॉर्म में, जिससे कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो या तो वीक एसिडिक होंगी या तो वीक बेसिक होंगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उनकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है, ठीक। और हमको CRDDS बनाने के लिए हमको हाई सॉल्युबिलिटी चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं, उनको वीक एसिडिक या वीक बेसिक से हम सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली हमारा जो हो गया पहला फैक्टर हो गया। दूसरा हमारा होता है पार्टीशन कॉफिशिएंट। इट डिसाइडेड द नेचर ऑफ ड्रग आइदर द हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। तो मेरा पार्टीशन कॉफिशिएंट होता है वो हमको क्या दिखाता है, वो हमको ये दिखा रहा है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो कितना हमारी हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वाटर लविंग है, और कितना लिपोफिलिक है, या फिर या तो वाटर लविंग होगी या तो हमारी लिपिड लविंग होगी, मतलब कि वो ऑयल लविंग होगी, ठीक है। तो इसके नेचर को ये पार्टीशन कॉफिशिएंट दिखाता है। For CRDDS, both more hydrophilic or more lipophilic is not suitable, so require balance solubility। मतलब क्या है, अगर जो हमको CRDDS बनाना है किसी भी ड्रग को, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफिलिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा लिपोफिलिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी ड्रग जो हो जो बैलेंस हो, जिसकी सॉल्युबिलिटी बैलेंस हो, वो हाइड्रोफिलिक भी हो और लिपोफिलिक भी हो, दोनों में मेंटेन करके रखे, ठीक है, ऐसी ड्रग हमको चाहिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया फैक्टर। थर्ड फैक्टर हमारा आता है ड्रग pKa, मींस द ड्रग शुड हैव मिक्सचर ऑफ बोथ आयनिक फॉर्म एंड अनआयनिक फॉर्म। मींस क्या है, अब जो हमारी ड्रग होती है, ठीक है, वो अगर जो आयनिक है, आयनिक फॉर्म में है, तो वो हमें जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको क्रॉस नहीं कर पाती है, जो मेम्ब्रेन हमारी होती है उनको अनआयनिक फॉर्म ही क्रॉस कर पाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो ड्रग है वो उसमें आयनिक फॉर्म भी होनी चाहिए, मतलब डिजॉल्व होने के लिए उनको आयनिक फॉर्म चाहिए, ठीक है,
एंड हमको एब्जॉर्ब होने के लिए अनआयोनिक फॉर्म चाहिए। तो ड्रग के पास जो है दोनों मिक्सचर होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है ड्रग स्टेबिलिटी। फॉर CRDDS ड्रग शुड बी हाईली स्टेबल। अब क्या कह रहे हैं, ड्रग की स्टेबिलिटी क्यों रिक्वायरमेंट होती है। हम कोई भी ड्रग खा रहे हैं, ठीक, कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, बहुत टाइम के लिए हमारी ड्रग के जो जो ड्रग होती है वो बॉडी के अंदर रहती है, तो भाई उसको हाईली स्टेबल होनी चाहिए, तभी तो वो लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी में एक्शन दिखा पाएगी। अगर जो स्टेबल ही नहीं है तो वो जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो ड्रग हमारी है वो हाईली स्टेबल होनी चाहिए। एंड फिफ्थ हमारा आता है मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट। मीन्स जो हमारा मॉलिक्यूलर साइज है वो कितना रिक्वायरमेंट होता है, उसका वेट कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज जो हमारा होता है वो होता है लेस देन 4000 डाल्टन। उसका साइज कितना होना चाहिए ये याद कर लीजिएगा, लेस देन 4000 डाल्टन। एंड उसका वेट जो हमारा होना चाहिए वो हमारा होता है लेस देन 4000 जूल, ठीक है। फिर आता है 6 नंबर पे प्रोटीन बाइंडिंग, रिक्वायर मीडियम बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है इसको आप जानने के लिए हम आपको छोटे बताते हैं। जो हम कोई ड्रग खाते हैं, ठीक है, बॉडी हमारे स्टमक में जाएगी, डिजॉल्व होगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है, तो हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ठीक, इनसे वो बाइंडिंग करती है, ठीक है। और बाइंड करके वो साइट ऑफ एक्शन पे तक जाती है जहाँ पे हमको एक्शन चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर जो वो ज्यादा बाइंड हो जाएगी उससे तो वो साइट ऑफ एक्शन पे रिलीज नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं दिखा पाएगी। अगर जो वो बाइंड ही नहीं होगी तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ड्रग बाइंडिंग जो मीडियम बाइंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए जो है इसकी प्रोटीन बाइंडिंग जो मीडियम हमको रिक्वायरमेंट होती है। अब है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो है अगर जो एब्जॉर्प्शन हाई है, ठीक है, अगर जो किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी से हो रहा है, ठीक है, तो CRDDS जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी सही होगा, ठीक है। इसीलिए देखिए अगर जो एब्जॉर्प्शन हाई है तो CRDDS भी हाई होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी CRDDS भी जल्दी होगा। अगर जो इलिमिनेशन कम होगा, मतलब कि अगर जो ड्रग जो है वो बॉडी में ज्यादा समय तक रहती है, ठीक है, एलिमिनेशन उसका कम है, तो CRDDS क्या है वो हाई हो जाएगा। उसके लिए हमको ज्यादा अच्छी रहेगी, मतलब बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो अगर जो उसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ज्यादा है तो CRDDS के लिए वो बहुत अच्छी ड्रग हो जाएगी, मतलब किसको ज्यादा टाइम तक रहेगी उसमें तो अच्छी बात है। अगर जो डोज साइज कम है तो CRDDS हाई रहे कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थेरेप्यूटिक विंडो ज़्यादा है तो CRDDS ज़्यादा हो जाएगा। पेशेंट साइकोलॉजी अगर जो अच्छी है, लाइक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कवर करा तो CRDDS भी अच्छा रहेगा, ठीक है, शुड भी हाई रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें डोज साइज वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। यहाँ पे ये CRDDS की तरफ नीचे की तरफ निशान लगा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये हाई होना चाहिए, ठीक है, शुड भी हाई होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो हम देखेंगे इसमें। अब हम देखते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, ठीक है, हमको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलता है। तो क्या है, एम्प्लॉय मिनिमम ड्रग। इसमें क्या होती है, हमारी कम से कम ड्रग जो है वो रिक्वायरमेंट होती है थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। सेकंड हमारा है पेशेंट कंप्लायंस ड्यू टू रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट जो है बहुत ही सही रहता है, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि इसमें हम जो बार बार ड्रग को नहीं खा रहे हैं, एक बार हमने ड्रग को खा लिया, ठीक है, एक बार हमने ड्रग को ले लिया तो वो बहुत टाइम तक जो हमारा एक्शन दिखाता रहता है, ठीक है। मिनिमाइज द लोकल एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, चाहे सिस्टमिक हो चाहे लोकल, साइड इफेक्ट में बहुत कम हो जाते हैं। इम्प्रूव एफिकेसी, भाई एफिकेसी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो थेरेप्यूटिक एक्शन है वो लंबे समय तक रहता है। रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट। अब इसमें क्या है, जब बार बार हम कोई ड्रग नहीं लेंगे बहुत ही फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसमें ये भी तो होगा कि हमारी जो हेल्थ की केयर की कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, हमने एक बार दवा खा ली बस वो चलती रहती है। इलिमिनेट ओवरडोजिंग। इसमें ये होता है कि हमने एक कोई अगर जो जिससे हम बार बार दवा खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ओवरडोजिंग भी हो सकती है, लेकिन हमने इसको एक बार खा लिया तो इसमें क्या होता है वो अंदर से जो ड्रग है एक एक पैच रिलीज होता रहेगा और उतनी ड्रग हमको मिलती रहेगी, इसमें ओवरडोजिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ड्रग लेवल। इसमें क्या होता है, ड्रग के अंदर बॉडी के अंदर जो हमारी ड्रग का लेवल है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में बहुत ही सही रहता है कि वो जैसे ही कम होगा हमारी ब्लड सर्कुलेशन में देखेगा ड्रग का लेवल कम हो रहा है तो दूसरा पैच जो है वो फूट जाएगा, ठीक है, पॉलीमर का, और सारी जो ड्रग है फिर उतना ही मेंटेन कर लेगा। तो ये हमारे कुछ इसके एडवांटेज हो गए।
अब हम इसको डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये हमारी हो जाएगा लेस बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती है और एक्सपेंसिव होती है। भाई इतना सब ड्रामा होगा तो एक्सपेंसिव तो होगी ही। पुअर इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, कोई इनका जो इन विवो और इन विट्रो कोरिलेशन होता है वो भी बहुत ही कम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डोज डंपिंग, डोज डंपिंग भी इसमें होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एंड नीड पेशेंट एजुकेशन, अगर जो हमको ये वाले जो हमारे CRDDS को हमको देना है कंट्रोल, तो पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि किस टाइप से लेना है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है ये जो हमारी ड्रग होती है वो स्टेबल नहीं, बहुत ही कम स्टेबल होती है, इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए इसको भी थोड़ा कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे CRDDS की जो है ये जो ड्रग कैंडिडेट्स है उसको सिलेक्शन के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं वो, एंड फिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, और फिर CRDDS के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने इस वीडियो में लेक्चर में कवर किए। इसके अगले लेक्चर में हम इसमें आगे का जो टॉपिक हमारा है पॉलीमर उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।